सो चलिए भाई, देखिए आप लोगों को अब तक चार्ज को लेके सारी बातें कर दी गई है भाई। चार्ज को लेके मेथड्स ऑफ चार्जिंग आपको सिखाया जा चुका है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आपको सिखाया जा चुका है। लास्ट क्लास चार्ज की प्रॉपर्टीज को लेके मैं सारे क्वेश्चंस तो मैं करा चुका हूँ। उसमें कंजर्वेशन, एडिटिविटी, उस पर भी क्वेश्चन हो चुका है। Q इज गोस टू एनी, और चार्ज हमेशा डिस्क्रीट स्टेप्स में इंक्रीज होता है, उसके बारे में भी आपसे बात हो चुकी है। तो ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं। अब आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इन दिस चैप्टर हमारा चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अभी तक तुम लोगों को फील्ड्स को लेके कुछ नहीं बताया गया ना। चलिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। चलिए, अब एक बात समझो, आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सी बातें इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके हम फाइनलाइज कर चुके हैं। अब तो क्लियर हो गया ना इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली बॉडी पे कैसे आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये पता है। इनिशियली तो बोलो हर बॉडी क्या है, बोलो न्यूट्रल, लेकिन न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो सकती है बाय रबिंग, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। अब तो मेथड्स हमारे पास दो तीन तरह के हैं, तो लेकिन मेन तरीका हमें बताइए। सबसे पहले रबिंग से चार्ज बेसिकली किसी बॉडी को किया जा सकता है। अब जब बॉडी पे चार्ज आता है तो वो चार्ज मेजर कैसे होता है, यू हैव अ फॉर्मूला ऑफ Q इज इक्वल्स टू NE। ये वाली बात तुम्हें पता है। फिर तुम्हें ये पता है जो चार्ज इंक्रीज हुआ किसी बॉडी के ऊपर वो हमेशा डिस्क्रीट स्टेप्स में हुआ। एकदम से आप ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज इतना क्रिएट हो जाएगा। स्टेप वाइज इंक्रीज होता है। पहले आपको पता है E चार्ज आता है, फिर 2E आता है, फिर 3E आता है, पता है ना। E करके बढ़ता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे मिनिमम चार्ज, कम से कम चार्ज कितना होगा बोलो, E होएगा 1.6 × 10⁻⁹ नहीं आया यार। फिर जब दो बॉडीज को हम टच करते हैं तो आपको पता है जिस बॉडी में चार्ज ज़्यादा होगा उससे कम चार्ज वाली बॉडी में बेसिकली चार्ज ट्रांसफर होगा, तब तक जब तक दोनों का चार्ज क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। इसके ऊपर तुमने लास्ट क्लास बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनाए थे, याद आ रहा है। तो चार्ज को लेके तो भैया सारी चर्चा हो चुकी है। अब बात करेंगे बेसिकली फील्ड्स को लेके और थोड़ा सा कूलम्स लॉ में आज हम जाएंगे। तो बच्चों फील्ड्स बेसिकली क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फील्ड की चर्चा ना हमेशा तब होगी जब बेसिकली बात होगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। अब बात क्या है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है। देखिए, दो तरह के फोर्सेज हमारे आसपास है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा कि मैंने भैया ईशब को ऐसे पकड़ा और अपने तक खींचा इस तरीके से, ये बेसिकली एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैंने कुछ चीज उठाई, अपने तक खींची, बेसिकली ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसा फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, एवेंजर मूवी के अंदर थॉर बेसिकली ऐसे अपना हाथ बढ़ाता है और उसके हाथ में तुमसे थोड़ा आ जाता है, होता है कि नहीं होता ऐसा। तो बेसिकली ये किस तरह का फोर्स है बोलो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जहां पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। चलिए एक और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखिए। अभी ये बेसिकली पेन है और ये नीचे की तरफ बेसिकली बोलो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। अर्थ ने इसको अपनी तरफ फोर्स लगाया, क्या अर्थ ने अपना हाथ बढ़ाया इसको खींचने के लिए? नहीं, बिना किसी कॉन्टैक्ट के किसकी तरफ खींचा चला जा रहा है बोलो, अर्थ की तरफ। लेकिन मैं किसी भी चीज को खींचने जाऊंगा तो मुझे कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा। तो मेरे आसपास दो तरह के फोर्सेज है, एक बोलो कैसा फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, और एक बोलो क्या, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कहते हैं जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होते हैं ये सब किसी न किसी फील्ड्स के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? फील्ड्स के कारण। इसको समझने की कोशिश करें बच्चों कि हमारे पास ना फोर्सेज दो तरह के होते हैं। एक फोर्सेस कैसे बोलो, हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और एक हमारे पास होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कॉन्टैक्ट फोर्स तो भैया बहुत जनरल है। आपने कोई भी चीज उठाई, एप्पल उठाया, बेसिकली किताब उठाएगी, बेसिकली कौन से फोर्सेस हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या हो गया, तो मैंने देखा भाई कि मैंने एक ऑब्जेक्ट था मेरे पास और ये ऑब्जेक्ट बेसिकली इस अर्थ की तरफ बेसिकली सीधा बोलो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो अट्रैक्शन तो ये बॉडी उस बॉडी पे लगा रही है, लेकिन क्या बीच में कोई भी कांटेक्ट हुआ? कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। क्या आपको याद है थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को सिखा रहा था, अभी एक दो क्लासेस पहले, ये पीस ऑफ पेपर्स हैं और ये बेसिकली यहाँ पर मैंने एक स्केल, चार्ज स्केल लेके आया। क्या आपने कांटेक्ट करा था इन दोनों के बीच में? क्या जब मैं वो आपको एक्सपेरिमेंट करा रहा था, वो जो बोतल से ऊपर मैं घुमा रहा था स्ट्रो को, तो मैंने क्या टच किया था? नहीं करा था। बिना टच करे भी दूसरी चीज पे बोलो क्या लग रहा था, फोर्स लग रहा था। बिना किसी कांटेक्ट के ये इसकी तरफ बोलो क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए स्केल की तरफ। फिर ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया। मैग्नेट के साथ आप लोगों ने देखा है कि कोई भी मैग्नेट जो होती है आयरन के पीस ऑफ पार्टिकल्स को या मेटल के पीस ऑफ पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। करती है कि नहीं करती, बताओ जरा। ये आयरन पार्टिकल्स हैं, ये मान लो मेरे पास क्या है बोलो, चलो जैसे तुम बनाते हो ऐसी मैग्नेट बनाया तो ये मैग्नेट बना दी, तो मैग्नेट को टच करना पड़ता है आयरन के पीसेस पे? नहीं सर, दूर से इसको अट्रैक्ट कर लेती है। ये जितने भी फोर्सेस मैं आपको दिखा रहे हैं कैसे फोर्सेस है बोलो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कहते हैं जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहे हैं ना, आपको दिख तो वो नॉन कॉन्टैक्ट रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी फील्ड्स
इनके बीच में होती हैं जो इस काम को पूरा करती हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूँ फील्ड्स को लेके, वो देखिएगा एग्जांपल किस तरह का है कि बेसिकली आप सब लोगों ने ना एक स्पाइडर को देखा होगा। अरे वो स्पाइडरमैन वाला स्पाइडर नहीं बोल रहा मैं, ये मैं मकड़ी जिसे बोल रहे हैं बेसिकली ना। तो मकड़ी को आप लोगों ने देखा है और मकड़ी अपना ना जाला बुनती है, लेकिन आपको पता है मकड़ी इतना महीन जाला बुनती है ना कि वो हमें तो बेसिकली दिख भी जाए, लेकिन जो कीट पतंगे होते हैं ना, छोटे मोटे कीड़े होते हैं, उनको नहीं दिखती वो चीज़। कहीं ना कहीं कई बार हमें भी नहीं दिखती, हमें घुसते हैं दिखते हैं जाल मुंह पे आ गया भाई, हाथ में लग गया जाल, कई बार होता है कि नहीं होता। तो बड़ा बड़ा ऐसा सिस्टम वो क्रिएट करता है अपने चारों तरफ, जो मकड़ी होती है। अरे मकड़ी अपने चारों तरफ इस तरह के कुछ फील्ड जैसा क्रिएट करती है, करती कि नहीं करती, ऐसा कुछ इस तरह का कुछ क्रिएट कर देती है, और ये किसी को दिखता नहीं है बेसिकली। और जैसे ही कोई कीट पतंगा उड़ता हुआ आता है और एकदम से इसके अंदर फंसता है, कि उसको दिखता तो है नहीं, जैसे ही वो फंसेगा इस जगह पर फंसता है, इस जगह पर फंसता है। अब ये इसका कनेक्शन बना हुआ पूरा का पूरा, ये ऐसे उस रेशे को खींचती है, ये उस तक पहुंचता है, खा जाती है उसको। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये किस तरह का है बोलो, ये इसकी फील्ड्स हैं, इस मकड़ी की बोलो क्या है, फील्ड्स हैं। ये फील्ड है बेसिकली, दिखती नहीं है लेकिन वहां पर मौजूद होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मैं जा रहा हूं। तो उसी तरीके से बच्चों यहां पर बस भाई इधर ध्यान दो, यहां पर बच्चों कौन सा फोर्स लगता है मासेस के बीच में, मासेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, तो आप लोग बोलते हैं सर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है, और हमने माना कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना बिना किसी कांटेक्ट के, तो डेफिनेटली देयर आर सम फील्ड्स बिटवीन दीज टू बॉडीज। पक्का कोई ना कोई तो फील्ड्स होंगी बीच में जो इस काम को कर रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इन फील्ड्स का नाम बच्चों क्या रखा गया, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर हुआ। लेकिन आप कहेंगे सर आप ग्रेविटेशनल फील्ड पे कहां चले गए, कोई नहीं, अब आइए इलेक्ट्रिक फील्ड पे। बेसिकली अब आपने देखा चार्ज पार्टिकल भी बिना किसी कांटेक्ट के चीजों को अपनी तरफ खींच पाते हैं, तो इसका मतलब यहां पर भी कुछ ना कुछ तो फील्ड, पक्का यहां भी कुछ ना कुछ तो फील्ड होंगी, तभी वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे। इस फील्ड का नाम बोलो क्या रखा, क्योंकि ये वाला जो फोर्स था वो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स था, नाम तो रख दिया बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स, नाम तो रख दिया इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से लग रहा था। और इन फील्ड्स का नाम बोलो क्या रखा गया, इन फील्ड्स का नाम रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब इस चैप्टर के अंदर फील्ड्स के बारे में पढ़ा जाएगा। और जहां कहीं भी चार्ज है वो अपने चारों तरफ अपना एक असर दिखाता है, आसपास की चीजों को अट्रैक्ट करता है, बोलो क्या करता है, रिपेल करता है। वो जो असर जिस दायरे में दिखा रहा है ना, वहां तक उसकी फील्ड्स फैली हुई। क्या फैली हुई बोलो, फील्ड्स। दिखती नहीं है, फील्ड्स का डेफिनेशन भी आपको सिखाएंगे आगे चलने पे, और ये भी बताया जाएगा बेसिकली फील्ड्स एक तरीके का इमेजिनरी लाइंस है किसी भी एक चार्ज के चारों तरफ, जहां पर वो अपना इंपैक्ट शो कर सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन फील्ड्स कब कब होती है बोलो, जब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। क्या मैं जब किसी को खींच रहा हूं, उठा रहा हूं कुछ, तो मेरे पे फील्ड लग रही है? नहीं सर मेरे पास फील्ड नहीं है। लेकिन थॉर जब ऐसे हथौड़ा खींच रहा है बेसिकली, तो उसकी कुछ ना कुछ फील्ड्स हैं जो इस काम को कर रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा यहां पर कौन सी फील्ड होंगी बच्चों, बहुत सिंपल, ठीक है ना। तो जहां पर आप लोगों का मैग्नेट वाला लग गया, तो ये वाले भैया मैग्नेटिक फोर्स है। तुम लोग जानते हो यहां जो फोर्स एक्ट करता है, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो फील्ड है बच्चों, ये कौन सी फील्ड है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब फील्ड्स को लेकर तो कोई दिमाग में डाउट रहेगा नहीं, बहुत बेसिक से मैंने तुमसे बात कर दी कि फील्ड्स किन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। हालांकि सब चीज़ों में अलग अलग है। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं ना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका बेसिकली सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है मास। जहां मास होगा वहां पर क्या लगेगा बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका नेचर बोलो कैसा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर। हमेशा बोलो किस नेचर का होता है, कभी आपने नहीं देखा दो मासेस एक दूसरे को रिपेल कर दे, हमेशा बोलो क्या करेंगे, अट्रैक्ट ही करेंगे। ये बात आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ी थी, आती है ठीक है, नहीं आती अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेगी। लेकिन इसका सोर्स बोलो क्या है, कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स काम करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स काम करती है जहां पर चार्ज होता है। अगर चार्ज नहीं है तो कोई फील्ड नहीं होगी बेसिकली। तो जहां चार्ज होगा बेसिकली वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उसका नेचर बोलो कैसा है, तो आप यहां जानते हो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। और अभी हम कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं जाएंगे, बस बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये क्लियर है या नहीं। दो बातें क्लियर है कि नहीं, पक्की बात है। चलिए तो फील्ड्स की बात हो जाने के बाद हम कूलम्ब्स लॉ पे अब एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में कहीं ना कहीं मैं फील्ड को लेके भी कुछ आपसे बातें करूंगा। तो मुझे लगता है कि फील्ड को लेके अब ज़्यादा कोई दिमाग में कोई डाउट तो होगा नहीं। अब चलें कूलम्ब्स की तरफ, चलिए। कोई दिक्कत है क्या पहले वाले में? चलिए अब शुरू करते हैं कूलम्ब्स लॉ। फील्ड लाइंस देखो इनफाइनाइट नहीं बोल सकते आप अर्थ की भी तो बोलते हैं ना कि एक सर्टेन दूरी के बाद ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाती है,
यूं कह सकते हैं कि एक टाइम पे ऐसा होता है कि जब किसी एक जगह से बहुत दूर जाते हैं तो किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो वहां पर उसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अर्थ से बाहर निकलते के साथ ही हम किसी और की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाएंगे, फिर हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, उस पर चले जाएंगे, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल, आप और मैं भी अट्रैक्ट कर रहे हैं दूसरे को, लेकिन यहाँ जो अर्थ बेसिकली जितना बड़ा फोर्स लगा रही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारे मासेस अर्थ के मास के मुकाबले बिल्कुल कम है ना। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला था G(m1m2) बाई में क्या, r²। दोनों मासेस का प्रोडक्ट मैटर करता है। अब आपका और अर्थ के मास का प्रोडक्ट और मेरा और अर्थ के मास का प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, और कहीं ना कहीं मेरे और आपके मास का प्रोडक्ट उसके आगे कुछ भी, क्योंकि अर्थ के मास जो है वो 6 × 10⁻24 kgs है, बहुत बड़ा नंबर है। और हमारा मास कितना है, 60 किलो 70 किलो, इतना ही है। हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। उस मास क्या, उस वाले फोर्स क्या है, कुछ नहीं है। तो हमारे बीच में फोर्स तो लग रहा है, लेकिन वो महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थ हम पे एक बहुत बड़ा फोर्स लगा रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए। सो अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ क्या है भाई? तो मैं ये मान के चलता हूं कि सब बच्चों ने चार्जेस जरूर पढ़ा है, क्योंकि चार्जेस नहीं पढ़ा तो बच्चों कूलम्ब्स लॉ समझ में आना बहुत मुश्किल है। अब बात ये है, पढ़ा है ना सबने? नहीं, कोई छुट्टी करके बैठा इसलिए पूछ रहा हूं मैं। तो एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। पता नहीं कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं फिलहाल। मैंने बोला Q1 और Q2 है, और आप जानते हैं दोनों प्लस भी हो सकते हैं, दोनों माइनस भी हो सकते हैं, और एक प्लस और एक माइनस, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस। इनके बीच में अट्रैक्शन भी लग सकती है और रिपल्शन भी लग सकती है। तो Q1 और Q2 का कैसा नेचर रहेगा, प्लस या माइनस का, वो डिसाइड करेगा अट्रैक्शन बनेगी या बोलो क्या बनेगी, रिपल्शन बनेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे पास दो चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 और Q2, एंड दे आर जस्ट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। इनके बीच में कितनी दूरी है बोलो, r। तो भैया कूलम्ब्स क्या ऑब्जर्व करते हैं, फोकस करिएगा। कूलम्ब्स ऑब्जर्व करते हैं कि जो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लग रहा है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है चाहे वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है। आपको पता है अट्रैक्शन तब लगेगा जब माइनस प्लस होगा, रिपल्शन तब लगेगा जब दोनों में प्लस होगा, दोनों में बोलो क्या होगा, माइनस होगा। कह रहे जो भी अट्रैक्शन रिपल्शन लग रही है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर। मतलब जितने बड़े चार्जेस होंगे उतना बड़ा बोलो क्या लगेगा, फोर्स। इस बात का बहुत स्वाभाविक सा आंसर है। आप मुझे बताइए इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी चीज है, बोलो जो न्यूट्रल बॉडीज है। न्यूट्रल बॉडी सबसे स्टेबल है, मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को। तो किसी बॉडी पे अगर प्लस होगा या माइनस होगा तो स्टेबल नहीं होगी। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अगर मान लो किसी बॉडी के ऊपर, आप मुझे बताना किस केस में आपको लगता है, किस केस में आपको लगता है कि अट्रैक्शन ज्यादा बनने वाली है। एक बार मेरे पास +5 कूलम और -5 कूलम के दो चार्जेस हैं, एक बार मेरे पास +50 कूलम और -50 कूलम के दो चार्जेस हैं। कब आपको लगता है कि अट्रैक्शन इनके बीच में ज्यादा बनने वाली है? सेकंड वाले में। ध्यान सोच के बताओ मुझे। चलो ऐसे बॉडी हटाता हूं, मैं बात कर लेता हूं ऐसे करके कि एक बार +5 कूलम है और -5 कूलम है, एक पे +50 कूलम है या 100 मान लो, और -100 कूलम है। इन वट केस आपको लगता है, या इन विच केस आपको लगता है कि ज्यादा बड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है नीचे वाले में? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सर ऊपर आपने भी तो लिखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो नीचे वाले में लगेगा, लेकिन लॉजिक सोचेंगे इसका सेम लगेगा। ओके चलिए एक बात बताइए मुझे, +5 कूलम है -5 कूलम है, दोनों अनस्टेबल है, न्यूट्रलिटी की तरफ जाना चाहते हैं दोनों के दोनों। अब मुझे बताइएगा दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर सकते हैं। आपको पता है ना, उसके 5 इलेक्ट्रॉन मान लो ज्यादा हैं, इसके पास 5 पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं, ये दोनों मिलेंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर सकते हैं। बोलो है कि नहीं? अब आप मुझे बताइएगा इन दोनों में से किस केस के अंदर बॉडीज को न्यूट्रल होने की ज्यादा, मतलब बोल सकते हैं कि इन दोनों सिस्टम्स के अंदर अगर बात करें तो कौन सा सिस्टम ज्यादा अनस्टेबल है? नीचे वाला। तो ज्यादा स्टेबल होने की भी किसको तो पड़ी होगी भाई, लेकिन वाले कोई। और जिसके ऊपर बहुत प्लस और बहुत माइनस है, ये तो अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा प्लस और जितना ज्यादा माइनस उतने ज्यादा वो अनस्टेबल और उतने ज्यादा वो बेसिकली। देखो भाई, अगर तुम साइंस का लॉजिक पकड़ सकते हो तो जो चीज जितनी ज्यादा अनस्टेबल होती है वो उतनी हाई एनर्जी पे होती है, उतनी बोलो हाई एनर्जी पे होती है। क्या तुम्हें पता है ये वाली बात? जो चीज जितनी स्टेबल है वो उतनी बोलो क्या है, लो एनर्जी पे। तो कहीं ना कहीं देखो ना, अगर एक पे 0 कूलम एक पे 0 कूलम, कोई एनर्जी ही नहीं है भाई, ना अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल करेंगे, 0 एनर्जी, क्योंकि बहुत स्टेबिलिटी है, क्योंकि बहुत स्टेबिलिटी है। लेकिन क्या हो गया, लेकिन अगर उनके ऊपर चार्जेस हैं तो इट ब्रिंग्स अनस्टेबिलिटी। और आपको क्या लगता है 5 और -5 को ज्यादा पड़ी होगी दूसरे के पास आने की, 100 और -100 को? सर 100 और -100 को, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है।
चलिए एक और बात है, ये अगर 5 होता प्लस का, ये भी प्लस का होता, और ये प्लस का और ये भी प्लस का होता, अब आप बताइए किसको पास लाना बहुत मुश्किल है? सोर्सों को। अब शायद जल्दी समझ में आएगा किसको पास लाना मुश्किल है? सोर्सों को। इनमें बड़ी रिपल्शन लग रही होगी, अरे बड़ा मैं वैसे ही बहुत अनस्टेबल चल रहा हूँ, ये 100 प्लस वाला बैठा मेरे से, इसके पास तो बिल्कुल भी, तो यहां रिपल्शन बहुत ज्यादा लग रही होगी एक दूसरे के खिलाफ, बोलो है कि नहीं? और इधर उतनी रिपल्शन नहीं लग रही होगी। तो जितने बड़े चार्जेस के मैग्नीट्यूड उतना बड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, बस फोर्स जरूर होगा। और वो बोलेंगे फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करेगा, बोलो किस पे? चार्जेस पे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ मुझे बस इतना बताओ। और ये बात कूलम्ब्स ने कैसे पाई? कूलम्ब्स ने किसी भी चार्ज को ना ऐसे करके देखा, 2 टाइम्स बढ़ा के देखा। अब तो यार तुमने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो तुम्हें पता है, मैं करवा रहा हूं आजकल केमिकल एनालिटिक्स के अंदर, कि अगर चार्ज बेसिकली 2 टाइम्स बढ़ा, चार्ज बेसिकली उसने 2 टाइम्स बढ़ाया, तो उसने पाया कि फोर्स भी 2 टाइम्स बढ़ गया। फोर्स भी कितना बढ़ गया? चार्ज को 5 टाइम्स बढ़ाया, फोर्स भी 5 टाइम्स बढ़ गया। एक चार्ज को 5 टाइम्स करा उसने, मतलब फोर्स भी 5 टाइम्स बढ़ गया। इसका मतलब बिल्कुल कैसा रिलेशन है? बोलो डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? बोलो डायरेक्ट। क्लियर हुआ? दूसरी चीज उसने ये पाया कि जो फोर्स है ना वो डिस्टेंस के साथ कम हो जाता है। अगर मैं चार्जेस को दूर लेके जाता हूं, चार्जेस को दूर लेके जाता हूं, अगर ये प्लस और माइनस के हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्शन बेसिकली क्या होती है? कम हो जाती है। क्या होती है? बोलो ध्यान से सुनते चलना अभी, क्योंकि कूलम्ब्स बोलने में बहुत आसान सी चीज है, लेकिन मैं बता रहा हूं अगर समझना है ना बिल्कुल अच्छे से, तो मेरी बहुत छोटी बातों को भी सुनना पड़ेगा। नहीं तो कूलम्ब्स खत्म कराने को ना मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है कि मेरे को फॉर्मुला लिखना है, F = 1/4 पाई साइलेंट नोट Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। लेकिन एग्जैक्ट मतलब क्या है ना, आप साइलेंट नोट का, उस 4 पाई का, R स्क्वायर का, वो नहीं पता होता बच्चों को, ठीक है ना? तो उसको हम समझेंगे आज अच्छे से। तो मैंने तुम लोगों को बोला कि फोर्स हमने पाया डायरेक्टली डिपेंड करता है चार्ज पे। दूसरी चीज मैं तुम लोगों को बोलने लग रहा हूं, डिस्टेंस के साथ आप लोग मुझे बताइए किस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी? एक बार मैं चार्जेस को रखता हूं 1 यूनिट की दूरी पे, और एक बार मैं इन्हीं चार्जेस को कर देता हूं 2 यूनिट की दूरी पे। अब बताओ फर्स्ट वाले में, क्योंकि जितना नजदीक होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगी, और जितना दूर होंगे उतना कम, क्योंकि जब दूरी बढ़ जाएगी तो बेसिकली उनके बीच की जो अट्रैक्शन भी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कम। ये बहुत लॉजिकल सी चीज है, ये आपने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा हुआ है। क्या तुम लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद है? Gm1m2 बाय में R स्क्वायर। क्या बिल्कुल ऐसा ही बनने वाला? अभी सब कुछ ऐसा ही बनने वाला है, अभी सुनते चलिएगा बस। तुम लोगों ने ग्रेविटेशनल के बारे में पढ़ा था, जितने बड़े मासेस उतना बड़ा बोलो क्या? फोर्स। तो मैंने कहा जितने बड़े चार्जेस उतना बड़ा बोलो क्या? फोर्स। हाइयर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हाइयर विल बी द फोर्स, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो। लेकिन दूरी के साथ फोर्स बोलो क्या हो रहा था? कम हो रहा था। और मैंने एक चीज और पाई कि कम कैसे हो रहा था, कि मान लो सपोज दैट कि पहले फोर्स ना 100 न्यूटन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सचिन, यहां पर पहले फोर्स कितना था? मान लो 100 न्यूटन। जैसे ही मैंने दूरी को करा दुगना, दूरी को करा, फोर्स कम तो हुआ, फोर्स कम तो हुआ, लेकिन फोर्स हो गया सीधा 25 न्यूटन। कितना हो गया? ये क्या चीज हुई? सीधा पहले 100 था, मैंने दूरी को करा दुगना, और देखो फोर्स मुझे मिला 1/4 टाइम, 1/4। अब देखो जरा, किसी चीज को 2 टाइम्स करें लेकिन रिजल्ट 1/4 टाइम्स मिले। सोचो, पहली चीज तो इनवर्स रिलेशन है। पहली चीज तो कैसे रिलेशन है? बोलो इनवर्स। और इनवर्स भी ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो दुगना करने पर, R को 2 टाइम करने पर ये 1/2 टाइम्स होता। क्या होता? 1/2। सोचो ना, अगर 1/r के ऐसे प्रोपोर्शनल होता तो मैं बोलता अगर मैं R को दुगना करूंगा, दूरी को दुगना कर दूंगा, तो मेरा फोर्स कितना हो जाएगा? 1/2 टाइम्स। लेकिन मैंने पाया कि दूरी को दुगना करने पर फोर्स 1/4 टाइम्स हुआ। 1/। ऐसा कब हो सकता है आशीष? जब इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। कि जब मैं इसको 2 टाइम करूं तो 2 का स्क्वायर हो जाए और बोलो क्या आ जाए? 4, तो 1/4 टाइम्स हो जाए फोर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चीज प्रैक्टिकली इन्होंने करके देखी कि चार्जेस को जब बढ़ा बढ़ा के देखा तो देखा फोर्स बढ़ रहा है, और ऐसे ही बढ़ रहा है। 5 गुना कर रहा हो तो 5 गुना बढ़ रहा है, 10 गुना कर रहा हो तो 10 गुना बढ़ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है, पावर 1 में। क्लियर है? समझ में आ रही बात? दूसरी चीज, जब उन्होंने दूरी बढ़ाई तो फोर्स कम हो गया, और कम भी कैसे हुआ? स्क्वायर लॉ के, इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से कम हुआ, कि जब दूरी को दुगना करा तो फोर्स 1/4 टाइम्स हुआ। 1/2 टाइम्स नहीं हुआ, 1/4 टाइम्स। इट इंडिकेट्स दैट कि इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स में भी स्क्वायर का रिलेशन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां पर क्या होता है बच्चों? लग नहीं रहा कुछ वैसा वैसा ही बनता नजर आ रहा है मेरे को, तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है M1 M2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। अब तक मुझे समझ में आ गया है, कूलम्ब्स ने हमें ये बात बता दी कि 2 चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये डिपेंड करता है कहीं ना कहीं 3 चीजों पे। एक्चुअली में तो चीजें 4 है टोटल। कितनी चीजें बोलो? लेकिन मैंने अभी तक तुम्हें कितनी बताई है? 3। चौथी चीज पे ही हमें ज्यादा बात करनी है। तो 3 चीजें बोलो कौन कौन सी? जितने बड़े दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड होंगे उतना बड़ा फोर्स, और तीसरी चीज बोलो क्या? जितनी ज्यादा दूरी होगी या उतना कम फोर्स हो जाएगा, या दूरी कम होगी तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पीछे क्लियर हो गया भाई सबको? श्योर? आगे बढ़ सकता हूं इसमें? चलिए अब, लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है
चलो ये तुम्हें समझ में आ गया, 5 कूलम माइनस 5 कूलम 100 लग रहा है, 5 कूलम माइनस 5 कूलम 2 कर दूंगा 25 लग रहा है, कुछ भी है रैंडम वैल्यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला सिनेरियो समझ में आ गया। अब मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है बच्चों, एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, एक मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, काम करते हैं। अब आप लोगों से मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछूंगा, सोच समझ के जवाब देना आप लोगों को, ठीक है। यहां पर बच्चों हमने एक सेटअप लगाया, सबको दिमाग लगाना है। तो साइंस ही तो पढ़ रहे हैं। आ गया रिजल्ट, आ गया, देख लो देख लो, अगर रिजल्ट आए तो रिजल्ट देख लो, देख लो। अगर रिजल्ट अभी भी जस्ट अभी अब तुम्हें कूलम्स तो समझ में नहीं आएगा, मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें। अब मैं कितनी कोशिश कर लूँ तुम्हें कूलम समझ में नहीं आएगा, हैं? क्यों घबरा रहे हो, देख लेना बाद में। हाँ भाई, कह रहे भगवान करे चले ना, कभी भी ना चले, हैं? चलो, अरे देखो लास्ट में देखना, इसको भी बिल्कुल बंद कर लो, ठीक है। और ध्यान मत भटकाओ अपना, ठीक है। मुझे पता है रिजल्ट का एक अलग ही डर रहता है 11th क्लास के रिजल्ट का, ठीक है। उसके पसीने आना शुरू हो गए। विशेष कुछ नहीं हो रहा, रिलैक्स रहो, पास हो जाओगे, हैं? सिस्टम आज ही समझते हैं बच्चों, ठीक है। अभी आपके सामने ना 2 प्लेट्स हैं, इस तरह की मेटालिक प्लेट्स हैं, और ये फिक्स्ड है, ये फिक्स प्लेट है, ठीक है। अगर रिजल्ट आया तो मुझे बता देना, मैं रोक दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिक्स प्लेट है और ये बेसिकली मूवेबल है। मूवेबल कहने का मतलब ये कंप्रेस हो सकती है। क्या होगा? ये जो है, ये जो प्लेट है बेसिकली बोलो क्या हो सकती है। अगर देखो मैं यहां पर क्या करता हूं, इस पे चार्ज Q1 रख देता हूं, इस पे चार्ज क्या रख देता हूं Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी बोलो कितनी R। अगर दोनों प्लस के हुए तो आप लोगों को पता है बेसिकली क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये प्लेट उसको रिपेल करेगी, वो प्लेट इसको करेगी, लेकिन ये फिक्स है मान लो, तो ये कहीं मूव नहीं करेगी, बट वो दबेगी, और जब वो दबेगी तो स्प्रिंग दबेगी, और स्प्रिंग दबेगी तो स्प्रिंग पे फोर्स लगेगा। और ये बेसिकली एक ऐसा मीटर लगाया मैंने यहां पर जो बेसिकली किसकी रीडिंग ले सकता है बोलो, फोर्स की। ये बेसिकली फोर्स मीटर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बहुत सिंपल सा मैंने तुम्हारे लिए एक सेटअप लगाया बच्चों। मैंने कहा कि मैंने इस तरीके से एक प्लेट ली जो कि प्लेट मूव कर सकती है, अगर अट्रैक्शन लगी तो इस तरफ आएगी, रिपल्शन लगी तो उस तरफ। दोनों ही सूरत हाल में बेसिकली स्प्रिंग जो है ना, एक केस में कंप्रेस होने वाली, एक केस में स्ट्रेच होने वाली, मतलब खींचने वाली है, खींचेगी बेसिकली। तो उसकी वजह से इस मीटर के अंदर एक रीडिंग आएगी कितना फोर्स लग रहा है, रिपल्शन का या बोलो क्या अट्रैक्शन का। दूरी R है, Q1 है, Q2 है, बेसिकली यहां तक की बातें समझ में आती हैं। आपको पता है कि जो फोर्स लगने वाला 2 प्लेट्स के बीच में किन किन बातों पर डिपेंड करेगा सर? 3 बातों पर डिपेंड करेगा। बोलो कौन कौन सी 3 बातें सर? बेसिकली चार्ज, जितने बड़े चार्जेस होंगे उतना ज्यादा इन प्लेट्स के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बोलो क्या रिपल्शन। दूसरी चीज दूरी सर कितनी ज्यादा है, उसके हिसाब से फोर्स लगने वाला है। और तीसरी चीज मैं तुमसे एक सवाल करने वाला हूं। अब तक मुझे 3 चीजों के बारे में बताता, लेकिन मैं अब तुमसे कुछ पूछने वाला हूं। अभी बीच में इसके बोलो एयर है, क्या बोलो? सोचिए मैं अगर एयर की जगह इसके बीच में क्या भर दूं, पानी भर दूं, क्या भर दूं? अब हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे स्मार्ट पैनल का, कुछ ना कुछ फायदा उठाएंगे। एक में हम क्या भर देंगे? ये कौन था भाई? अच्छा, पानी भर देते हैं एंड क्या भरें?
ग्लास भर देते। ग्लास किस कलर का करूं? अरे इधर भाई, ये ग्लास है और ये जो पहले वाली चीज थी ये क्या है बोलो? वाटर है। देयर आर थ्री केसेस in which we fill the space between the two charges by different mediums. We fill the space between the two charges by, in the one case, by the air, simple जो नॉर्मल केस होता है आपके जैसे हवा में बेसिकली, ये एयर बेसिकली। सेकंड केस में मैंने बोलो क्या भर दिया? पानी भर दिया। और तीसरे केस में मैंने बेसिकली क्या भर दिया? ग्लास भर दिया। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछने से पहले एक छोटी सी बात और बोलूंगा। दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कैसे कर पा रहे? बेसिकली नॉन कॉन्टैक्ट तरीके से काम होता है। एक चार्ज वहां रखा है, एक चार्ज यहां रखा है, बेसिकली अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट तरीके से करेंगे। पता है ना, वो स्केल को सर पे रब कर रहा था, पीछे पे अट्रैक्ट होता। तो बेसिकली पक्का बीच में कौन काम कर रही है? फील्ड्स काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा ना, अरे ऐसा ही तो होता होगा कि इसकी जो फील्ड लाइंस हैं, इन दोनों के बीच में कुछ फील्ड लाइंस होती होंगी और यही फील्ड लाइंस सामने वाले को बेसिकली अट्रैक्ट करती होगी, या बोलो क्या करती होगी? रिपेल करती होगी। कुछ ऐसा ही होता होगा, नहीं होता होगा? इसकी फील्ड उसको रिपेल करे, उसकी फील्ड उसको रिपेल करे। या मैं ये कहूं, दो चार्जेस के बीच में डेफिनेटली कुछ फील्ड्स होती होंगी जिसके कारण एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर लेती हैं या बोलो क्या कर लेती हैं? रिपेल कर लेती हैं। मेरा आपसे बस सवाल ये है कि जब मैंने इन दो चार्जेस के बीच में एयर को रखा था, उसमें फोर्स की रीडिंग मान लो F1 थी। जब मैंने पानी को रखा उसमें फोर्स की रीडिंग F2 थी। और जब मैंने इन दोनों के बीच में ग्लास फिल कर दिया, शीशे की कोई चीज रख दी, तो फोर्स था बेसिकली F3। मेरा बस आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है कि बताइए, ये जो F1 F2 F3 है ये बराबर है? या F1 F2 से ज्यादा, F2 F3 से ज्यादा, या चलिए आप लोगों के लिए सवाल है। हाँ लाइक चार्जेस है, कोई दिक्कत नहीं, रिपल्शन। सवाल समझ में आया? हमारे पास सुन लीजिए, तीनों केसेस में चार्जेस बिल्कुल सेम है। Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 मैग्नीट्यूड सेम है, दूरी सेम है। बच्चों इधर चार्जेस सेम है, दूरी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ मीडियम अलग है। क्या अलग है बोलो? मीडियम। क्योंकि मैंने अब तक ना बस यही पढ़ा है बच्चों, मैंने तो यही पढ़ा है अभी तक कि बेसिकली दो चार्जेस और बेसिकली बोलो क्या? दूरी, इनके ऊपर फोर्स बेसिकली बोलो क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। अभी तक जितना मैं क्लास में तुम्हें बताया उसके हिसाब से मुझे लगता है चार्जेस और दूरी पर डिपेंड करता है, और चार्जेस और दूरी सब में बोलो क्या है? सेम है। लेकिन मेरा अभी आपसे बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपका दिमाग क्या कहना चाहता है कि बीच में हवा है, पानी है और ग्लास है, किस केस में फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है बेसिकली सबसे ज्यादा लगती नजर आ रही तुम लोगों को? कि सबसे ज्यादा रिपेल सर सबसे ज्यादा दबेगा इस केस में पर्टिकुलरली, या इस केस में दबेगा ग्लास के केस में, या किस केस में? आपसे सवाल ये है, सोच लीजिए अच्छे से। एयर, दिमाग लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, विशेष बिल्कुल सही कह रहे हैं ये वाली बात। तो क्या लगता है बच्चों? चलिए कितने बच्चे इस बात से जाएंगे कि सर तीनों केस में बराबर ही लगना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मीडियम्स का फर्क नहीं पड़ेगा सर, बीच में कौन सा मीडियम है? अगर चार्जेस सेम है, दूरी सेम है, तो सर फोर्स भी सेम होगा। ऐसा कहते कार्तिक, दिवंश और आशीष। चलिए यही लग रहा है शिवंश। चलिए दूसरे बच्चे, कितने बच्चों को ऐसा लगता है सर एयर के केस में, यानी बी ऑप्शन, एयर के केस में फोर्स सबसे ज्यादा लगने वाला है और सबसे कम लगेगा ग्लास के केस में? ऐसा लगता है बादल को, लेवेश को, और ठीक है ठीक है ठीक है, आप भी एयर के साथ। चलिए कितने बच्चों को लगता है कि ग्लास के केस में सबसे ज्यादा फोर्स लगने वाला है? ग्लास के केस में सबसे ज्यादा फोर्स लगने वाला है। चलिए, और डी ऑप्शन किसको लग रहा है? डी लग रहा है कि ग्लास के केस में, एयर के केस में सबसे ज्यादा, फिर ग्लास और फिर पानी। ओके चलिए अब बात करते, कोई बच्चा तर्क देना चाहेगा सर मुझे ये रीजन लगता है इसका? पहले सी ऑप्शन वाले तर्क दे भाई, कि ग्लास में सबसे ज्यादा कैसे है? तर्क वर्क कुछ नहीं है सर, हमारा तुक्का ही तो है। शिवांश ए के लिए जाएगा, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। मान लो वैक्यूम है, मैं तो कह रहा हूं एयर और वैक्यूम एक जैसा मान के चलो फिलहाल। एयर में पार्टिकल का सीन ही छोड़ दो, एयर को वैक्यूम की तरह मान लो कि पार्टिकल ही नहीं है। चलो मैं
इस चैप्टर में एयर और वैक्यूम दोनों शब्द एक साथ इस्तेमाल करूंगी, एयर मान लो या वैक्यूम मान लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं कुछ समझाता हूं तुम लोगों को, फिर देखते हैं तुम्हारा जवाब बदलता है या अपने पे ही रहता है। अब समझिए बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों से एक बात बोली, जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं वो सब किसकी वजह से होते हैं? फील्ड्स की वजह से। मींस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कुछ ना कुछ फील्ड्स होती हैं जो ऐसा काम करती है ना। वो थॉर वाला एग्जांपल दिया मैंने, या कुछ भी मान लीजिए कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे बेसिकली इन फील्ड्स के कारण ही फोर्स लगा पाता है। अब आपको क्या लगता है बच्चों, मान लो कि इस चार्ज ने 100 फील्ड भेजी उसको रिपेल करने के लिए, उसको रिपेल करने के लिए 100 फील्ड भेजी भाई इस चार्ज ने। अब वो 100 फील्ड सबसे ज्यादा किस तरह के मीडियम से होके गुजर सकती हैं आसानी से? आपको क्या लगता है, एयर से, पानी से या ग्लास से? समझो, मैं आपको बोलूं कि आपको भैया भागते हुए कहीं पर जाना है, आप हवा से बहुत जल्दी जा सकते हैं या पानी से बहुत जल्दी जा सकते हैं या बेसिकली किसी सॉलिड चीज के अंदर से जा सकते हैं? हवा के अंदर से, हवा के अंदर से, हवा के अंदर से। बेसिकली किसी चीज पे अटैक करना है, बेसिकली किसी चीज पे आप लोग ये बोल सकते हैं कि किसी में रेजिस्टेंस कम अगर है, सबसे कम रेजिस्टेंस अगर किसी चीज में है, रास्ते में रुकावट जो है बेसिकली सबसे कम अगर किसी चीज में, तो किसमें बोलो? एयर में। तो ये क्या करता है ना, समझो इस बात को, ये 100 फील्ड भेजता है, लगभग 100 की 100 फील्ड उसमें जाके एक्शन दिखाती है। बट जब ये 100 फील्ड भेजता है यहां से, तो पानी की जो रुकावट है ना, वो उसमें से कुछ फील्ड्स को रेजिस्ट कर देती है और कुछ फील्ड्स को या फिर बोल सकते हैं एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है बोलो? एब्जॉर्ब। आपका मीडियम ऐसा है, तो वो क्या होता है, भेजता तो 100 फील्ड है लेकिन सिर्फ 70 फील्ड वहां पहुंच पाती है। कितनी फील्ड बोलो? 70 फील्ड जाके उसके ऊपर फोर्स लगा दी, थोड़ा फोर्स कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और जब ग्लास आएगा भैया, ग्लास तो पानी से भी ज्यादा डेंस है, रेजिस्टेंस और बढ़ा देगा। 100 फील्ड भेजी थी, पहुंचा सिर्फ 40 पाए, 60 को एब्जॉर्ब कर गया। 60 को, समझो मेरी बात को बच्चों इधर प्लीज। एयर है तो आपको दिख रहा है जितनी भी फील्ड है ना वो सारी आसानी से चली जाएंगी, और 100 का वैसे कभी भी 100 नहीं होता बच्चों। हर मीडियम चाहे वो एयर ही क्यों ना हो, कुछ फील्ड्स को हमेशा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसको बताऊंगा इसको क्या बोलते हैं, इसको इस टर्म को क्या बोलते हैं एब्जॉर्ब करने को बेसिकली। लेकिन कुछ ना कुछ फील्ड हर मीडियम एब्जॉर्ब करता है। लेकिन बातों के लिए भी मान सकते हैं, 100 है तो मान लो 99 गई, मान के चलो 100 ही गई, 100 भेजी, 100 की 100 ने जाके फोर्स लगाया, इसमें 100 गई लेकिन बीच में ही 30 अब्जॉर्ब होगी, तो कितने ने फोर्स लगाया? 70 ने। 70 फील्ड थोड़ा कम फोर्स आएंगी 100 के मुकाबले, और इसने 100 भेजी और भैया कितनी फील्ड अब्जॉर्ब होगी? 60 फील्ड बची, कितनी बोलो? 40। 40 ने फोर्स लगाया, तो सबसे कम फोर्स किस केस में लगा बोलो? समझे कि नहीं समझे? यहां पर बीच में लकड़ी रख दोगे, लकड़ी की कोई चीज रख दोगे और मुश्किल हो जाएगा बेसिकली। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जितना ज्यादा डेंस हो गया है बेसिकली, जितना ज्यादा बोलेंगे, अभी सिखाऊंगा परमिटिविटी क्या बोलते हैं। अब मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आप लोगों को? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना ज्यादा बेहतर है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी ही बच्चों करेक्ट आंसर है इसका, कि फोर्स इन द केस ऑफ एयर इज मोर देन द फोर्स इन द केस ऑफ वाटर एंड द फोर्स इन द केस ऑफ ग्लास। इसका मतलब सर मैं अभी कंक्लूजन पे पहुंचा, कुलम्स की बातों के अकॉर्डिंग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स 3 चीजों पर डिपेंड नहीं करता, बेसिकली 4 चीजों पर डिपेंड करता है। कितने बोलो? 4 कौन कौन सी सर? 2 तो है चार्जेस के मैग्नीट्यूड, ये तो आगे समझ में सर, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तीसरी चीज बोलो क्या है? दूरी, जितनी ज्यादा दूरी उतना फोर्स कम हो जाएगा सर, दूरी पे डिपेंड करता है। और चौथी चीज बच्चों क्या है? मीडियम। सर मीडियम पे डिसाइड करेगा फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, तो सिर्फ इतने पैरामीटर डिसाइड नहीं करते, मीडियम पे डिसाइड करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब उस मीडियम को लेके फॉर्मूले में जो पैरामीटर आया उसको मैं बताता हूं वो क्या होता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ यहां तक मुझे बताओ। तो यहां पर अब एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा बच्चों इधर प्लीज, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, वो पूरा कांस्टेंट है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट अभी छोड़िए, एप्सिलॉन लिखिए बस। रुक जाओ अभी बात खत्म नहीं हुई है। अब अगले 10 मिनट ना फोकस होकर सुनना, क्योंकि उसके बाद ही खत्म हो जाएगा। कुलम्स में फिर कुछ नहीं बचेगा। कुलम्स में मैं चीजें बताऊंगा बहुत सारी मैं, लेकिन जिस बच्चे को अब ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया ना, उसको क्लियर होने वाली सारी चीजें। ठीक है, तो फोकस होके सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे आप लोग देखेंगे। तो मैंने ये कहा बच्चों, तुम लोगों को अब तक Q1 और Q2 और R का रोल समझ में आ गया था, F तुम्हें समझ में आ गया था। नई चीज की क्या एंट्री हुई? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये बेसिकली इसका सिंबल होता है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बोल दीजिए, एप्सिलॉन बोल दीजिए, बनता है ऐसे ही है, ऐसे बिल्कुल। ठीक है, ई ऐसे मत बनाना बच्चों, ये अलग चीज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बेसिकली एप्सिलॉन ऐसे बनाते हैं हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है ना, सी बना के बीच में ऐसे लाइन खींच दीजिए, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। अभी सुनिएगा बच्चों, इस एप्सिलॉन का ना जो नाम रखा गया, इसको बुलाया गया परमिटिविटी। क्या बुलाया गया? यस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की बोलो क्या होती है? परमिटिविटी बताती, परमिटिविटी होती है। अब आप कहीं से परमिटिविटी का क्या रोल है? मैंने क्या बोला, तुम लोगों को टॉपिक के अंदर ना बने रहना पड़ेगा अगले 10 मिनट, तब जाके तुम इसको पकड़ पाओगे अच्छे से।
नहीं तो परमिटिविटी समझ नहीं आया ना बच्चों, प्रॉब्लम हो जाएगा, टॉपिक ही नहीं समझ में आएगा आगे कभी भी। तो परमिटिविटी पे ध्यान देंगे, मैं बता रहा हूं अगले 5 से 7 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा क्या चीज चल रही है। तो परमिटिविटी बच्चों होता क्या है ना, एक बार देखते हैं उस चीज को। तो मैंने यहां पर लिखा परमिटिविटी। सर ये परमिटिविटी क्या माजरा है भाई? तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसको हम डिनोट करते हैं बच्चों एप्सिलॉन से। अब ये क्या होती है? सो दिस इज अ पैरामीटर, दिस इज अ, या इट इज अ पैरामीटर, it is a parameter which determines the resistance offered by the medium to the electric fields। दूसरी चीज, एक और आसान डेफिनेशन बताता हूं। It is a parameter which determines the extent, बिल्कुल, extent of absorption of electric field अरे रिजल्ट की टेंशन में आ गए होगा तुम लोग सबके सब हैं, चिंता हो रही है ज्यादा मेरे को लग रहा है। कुछ बच्चों के चेहरों पर बड़ी टेंशन सी लग रही है। इसको कहाँ रखे, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलो बच्चों बोर्ड पे सुनो भाई, कुछ बहुत जरूरी बात आपसे करनी है इसको लेके। अरे देखो भाई, रिजल्ट में देखो जो होना है ना वो तो होना ही है ना। अब तुम कुछ कर तो सकते नहीं ना फिलहाल, है ना। अबे बस यही तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है। आओ बोर्ड पे देखो। चलो भाई क्लास 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 बोर्ड पे मैंने यहाँ पर परमिटिविटी के बारे में कुछ लिखा, और ये बहुत जरूरी चीज है जो मैं बताने वाला हूँ, इसको ढंग से सुनिएगा। कहता हूं मैं परमिटिविटी के बारे में, दैट इट इज अ पैरामीटर विच डिटरमाइंस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मीडियम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। बेसिकली एक मीडियम आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कितना रोकेगा ना, इसके बारे में जो पैरामीटर बताता है उसको बोलो क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। जैसे कि मैं तुमसे बोलूंगा डेंसिटी क्या बताती है, तो आप बोलोगे डेंसिटी बताती है बेसिकली कोई सब्सटेंस के अंदर, बेसिकली कोई सब्सटेंस, ऐसे मतलब बहुत आसान शब्दों में बोलूं तो मैं डेंसिटी बताती है बेसिकली कि कोई चीज कितनी घना तो बोल देते वैसे तो बेसिकली आप इसको, या बोल सकते कितना डेंस है ना, ठूस ठूस के भरा हुआ है, खुला खुला है थोड़ा सा। अभी जैसे कि मैं आपको बैठा के बैठा हूँ, ये थोड़ा डेंस कम है, इकट्ठा ऐसे करके क्लोज करके बैठा तो बोलो क्या हो जाएगा, डेंस ज्यादा हो जाएगा। तो डेंसिटी आप ऐसे समझते हैं, रेजिस्टेंस आप लोगों ने कुछ और समझा था। तो हर एक पैरामीटर का अपना एक मतलब होता है। तो वैसे ही बच्चों, जैसे मास का अपना एक मतलब होता है, कितनी चीज बाहरी है, वॉल्यूम का अपना एक मतलब होता है, कितनी चीज जगह कोई चीज कितनी जगह ले रही है बेसिकली, होता है ना। तो वैसे ही परमिटिविटी का अपना एक मतलब होता है। ऐसे ही जैसे मीडियम की डेंसिटीज होती है, मीडियम का अपना मास होता है, मीडियम की बेसिकली आपकी परमिटिविटी भी होती है। क्या होती है बोलो, परमिटिविटी। और परमिटिविटी लेकिन क्या बताती है वो जानना बहुत जरूरी है। विशेष परमिटिविटी क्या बताती है, तो परमिटिविटी आपको बताती है कि वो मीडियम बेसिकली आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कितना रेजिस्ट करने वाला है। राइट, मैं क्या कहने चाह रहा हूं, नहीं आ रहा समझ में, कितना रेजिस्ट करने वाला है, ये परमिटिविटी बताती है बेसिकली। और मैंने नीचे कुछ और भी लिखा बच्चों, लिखा मैंने इट इज अ पैरामीटर, इट इज अ पैरामीटर व्हिच डिटरमाइंस द एक्सटेंट, एक्सटेंट होता है कितना करेगा बेसिकली, एक्सटेंट ऑफ absorption of the electric field by a particular medium। एक मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कितना एब्जॉर्ब कर जाएगा, ये बेसिकली किसके थ्रू पता लगता है बोलो, परमिटिविटी के थ्रू। तो आपको जैसे मीडियम्स की डेंसिटी बताई जाती है ना, अब आपको मीडियम्स की क्या बताई जाएंगी, परमिटिविटीज बताई जाएंगी। क्या बताई जाएंगी बोलो, परमिटिविटी। अब जिसकी ज्यादा परमिटिविटी, मीनिंग समझते हैं बच्चों, इसका मीनिंग क्या है ना, समझना बच्चों, हाई परमिटिविटी। बच्चों अब आए भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिस बच्चे को मेरी ये वाली लाइनें समझ में आ गई ना, 2 लाइनें जो लिखने वाला हूं, सारा खेल समझ में आ जाएगा, सारा खेल समझ में आ जाएगा। मैंने बोला किसी मीडियम की हाई परमिटिविटी का क्या मतलब होता है, हाई परमिटिविटी मींस, हाई परमिटिविटी मींस मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड्स। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा। ज्यादा परमिटिविटी का मतलब होता है कि भैया मैंने बोला परमिटिविटी क्या बताता है, कितना फील्ड एब्जॉर्ब हो रहा है, कितना बोलो क्या हो रहा है, रेजिस्ट हो रहा है। तो ज्यादा परमिटिविटी का मतलब बोलो क्या है, ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है या बोले ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, एक ही बात है। समझो मेरी बात को। यहां पर सचिन
मैंने बोला किसी मीडियम की परमिटिविटी हाई होने का क्या मतलब है कि वो फील्ड्स को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। फील्ड को, अब मुझे बताना, फील्ड को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कम लगेगा। हंसी का यहां पर ध्यान दो बच्चे, मैंने बोला हाई परमिटिविटी का क्या मतलब है? हाई परमिटिविटी का क्या मतलब है कि वो ज्यादा फील्ड एब्जॉर्ब कर रहा है, और अगर फील्ड ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले रहा है मीडियम, तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि फील्ड ज्यादा एब्जॉर्ब कर ली तो बोलेंगे फोर्स, बोलो क्या हो जाएगा? फोर्स डिक्रीज या लेसर फोर्स, या बोलेंगे लेसर। तो मुझे क्या नजर आया? मुझे तो नजर आया, ध्यान से देखिए, मुझे क्या नजर आया? मुझे नजर आया हाई परमिटिविटी लेसर फोर्स, हाई परमिटिविटी लेसर फोर्स। डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। मैथमेटिकली फॉर्मूले में गए, इनवर्सली चीजें रखी हुई थी। फोकस करिएगा, अभी चीजें क्लियर होंगी थोड़ी सी और। लेकिन मैंने बोला जब जब कोई बोलेगा कि किसी मीडियम की परमिटिविटी हाई है, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, इसका मतलब वो मीडियम ना ज्यादा फील्ड्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, और फील्ड ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेगा तो फोर्स कैसा कर देगा? कम कर देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और जब मैं बात करूंगा बेसिकली कि भैया लो परमिटिविटी, कैसी परमिटिविटी बोलो? अब लो परमिटिविटी का मतलब बोलो क्या होगा? मींस लेसर एब्जॉर्प्शन ऑफ फील्ड, मोर फोर्स या हायर फोर्स। मतलब क्या है सर इसका? सर मुझे ना पहले बात सुनो, मैं इस टॉपिक को थ्योरेटिकली और लॉजिकली दो तरीके से समझूंगा। थ्योरेटिकली और लॉजिकली। थ्योरेटिकली का मतलब यह है कि आपने समझा कि क्या होती है परमिटिविटी। बोलो क्या होती है परमिटिविटी? तो परमिटिविटी आती है बेसिकली किसी मीडियम की कि वो कितना फील्ड को अब्सॉर्ब करने वाला है। चलो अब बताना भाई, बोलना। मैंने बोला मीडियम 1 की परमिटिविटी 5 है और मीडियम 2 की परमिटिविटी 20 है। अब बताओ किस मीडियम के बीच में चार्जेस को रखने पर फोर्स ज्यादा लगने वाला है? 5 वाले केस में। समझ में आया जल्दी? क्यों सर? क्योंकि तुमने परमिटिविटी का मीनिंग समझ लिया कि सर परमिटिविटी का मतलब होता है कि मीडियम कितना फील्ड को, बोलो क्या करने वाला है? अब्सॉर्ब करने वाला है। अगर लो परमिटिविटी है तो कम अब्सॉर्ब करेगा, हाई परमिटिविटी है तो ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा। तो मैंने कहा हाई परमिटिविटी का मतलब ज्यादा अब्सॉर्प्शन, और ज्यादा अब्सॉर्प्शन तो मतलब लेसर फोर्स। तो मुझे थ्योरेटिकली समझ में आने लगा ज्यादा परमिटिविटी का मतलब ही ये है कि मीडियम ने फील्ड ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेनी है, और फील्ड ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेनी तो फोर्स बोलो कैसा लगेगा? कम। तो ये तो बात थ्योरेटिकली। अब मैथमेटिकली जब मैंने इस चीज को जाके देखा तो फॉर्मूले में भी देखा कि हाई परमिटिविटी होने पर फोर्स ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है? कम होने वाला है। मैथमेटिकली भी मेरा फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही डिजाइन हुआ है कि ज्यादा परमिटिविटी वाले मीडियम्स के लिए फोर्स बोलो कैसा मिलेगा? कम मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फॉर्मूले में परमिटिविटी नीचे क्यों पुटअप किया गया वो समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया समझ में। तो मुझे बस ये बताओ तुम लोग फटाफट से लक्ष्य कि बेसिकली दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कितने पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है? आप बोलेंगे 4। कितने बोलो? 4। 4 कौन कौन से बोलो? दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स कितने बड़े हैं, तीसरी चीज उनके बीच में दूरी कितनी है सर, और चौथी चीज बेसिकली उनके बीच में कौन सा मीडियम प्लेस किया गया। कौन सा? जैसा मीडियम प्लेस करोगे उसका अकॉर्डिंग फोर्स मिलेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्की बात है कि नहीं? चलो बताओ जरा। अब फटाफट से एक बात करते हैं बच्चों। अभी आपने बात करी सर, अभी सुनिएगा पूरी बात। मैंने बोला 5 मिनट हुए जो बोला मैंने, 10 मिनट की टाइम लिया था कुछ की पूरे टॉपिक में कुछ क्लैरिटी आएगी। यहां तक मुझे बताओ चारों पैरामीटर्स क्लियर हो चुके हैं? हाई परमिटिविटी, लो फोर्स, सिर्फ फॉर्मूले से नहीं समझा हमने, लॉजिकली भी समझ लिया कि हाई परमिटिविटी पे लो फोर्स क्यों मिलता है, क्योंकि हाई परमिटिविटी पे फील्ड ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती होंगी तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सर इसने लॉजिकली बात भी समझी, मैथमेटिकली भी समझी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बात आती है सर 4 पाई की। सर ये 4 पाई और समझा दो, ये 4 पाई कहां से आ गया है ना? 4 पाई कहां से आ गया सर? सर आपको ना थोड़ा ध्यान से देखना है, ये 4 पाई भी है और आर स्क्वायर भी है। 4 पाई भी और थोड़ी सी बात में, थोड़ी गहरी बात मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। हाँ कुछ सही बोल रहे सचिन, क्या बोल रहे? बहुत अच्छे, ताली बजा दो लड़के के लिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखिए आप लोगों ने सॉलिड एंगल बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया मुझे नहीं पता, लेकिन बेसिकली ये तो 360 डिग्री एंगल होता है, ये तो 360 डिग्री होता है, लेकिन एक स्फीयर का बेसिकली सॉलिड एंगल जो होता है ना, सॉलिड एंगल जो होता है बेसिकली इस तरीके से अगर मैं सॉलिड एंगल बनाऊं तो वो बेसिकली 4 पाई होता है। कितना होता है बोलो? 720 डिग्रीज बेसिकली। आप समझे इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सिंपल करते हैं, आप मुझे बस ये बताओ, अगर मैं यहां पर एक चार्ज रखूं, नितिन अगर यहां पर मैं एक चार्ज रखूं, जैसे एक बल्ब रखता हूं तो बल्ब की रोशनी कैसे फैलती है? चारों तरफ। तो मुझे बताओ अगर मैं एक चार्ज रखता हूं यहां पर, तो आपको क्या लगता है वो जो चार्ज है वो आसपास जो फोर्स लगाएगा, आगे भी लगाएगा, पीछे भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, ऊपर भी नीचे भी, बिल्कुल ऐसे लाइट जैसे लाइट फैलती है एक बल्ब से वैसे उसकी फील्ड फैलेगी नहीं फैलेगी? तो फील्ड कैसे फैल रही है? स्फेरिकली। कैसे फैल रही है? और एक स्फेयर का बेसिकली आप सरफेस एरिया क्या बोलते हो? 4 पाई आर स्क्वायर। ये बेसिकली नीचे बोलो क्या है? कुछ कुछ वहां से आया है ये कि चार्जेस अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो करते हैं ना फील्ड्स का बेसिकली स्फेरिकली करते हैं, तो 4 पाई टर्म वहां से निकल के आया है।
जाना नहीं है ज़्यादा डिटेल में उसमें, लेकिन बस पता होना चाहिए। तो मुझे बस तुम लोग ये बताओ कि इस फॉर्मूले के अंदर रखे हुए सारे पैरामीटर्स के बारे में पता लग गया। दो चार्जेस डायरेक्ट क्यों है सर? क्योंकि चार्जेस के बढ़ाने पर फोर्स क्या होता है? बढ़ता है। आर इनवर्स क्यों है सर? क्योंकि दूरी बढ़ाने पर फोर्स क्या होता है? घटता है। और सर ये भी पाया मैंने, दूरी बढ़ाता हूं ना तो दुगनी करने पर 1/4 का फोर्स कम हो जाता है, तो बेसिकली आर स्क्वायर आएगा। और हाई परमिटिविटी होने पर फोर्स कम होगा। ये बात मैंने सिर्फ देखी नहीं, समझ भी ली है कि परमिटिविटी का मतलब ही होता है कि ज्यादा एब्जॉर्ब, ज्यादा परमिटिविटी का मतलब क्या होगा? ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, और ज्यादा एब्जॉर्ब पे फोर्स क्या होगा? वो बेसिकली कम होगा। तो मुझे सिर्फ मैथमेटिकली नहीं पता कि परमिटिविटी ज्यादा होने पे फोर्स कम होता है, मुझे लॉजिकल आंसर भी पता है कि परमिटिविटी ज्यादा होने पे फोर्स कम क्यों होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है भाई। अब बात ये रही सर, फोकस करेंगे भी चीज़ों पे, बात ये रही सर कि ठीक है मुझे समझ में आ गया सारी चीज़ें आपने बताई, लेकिन अभी एक बार इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। ये लास्ट बात है, सुनिए जरा अभी तक इस टॉपिक की। तो मुझे बस ये बताओ जो बच्चों एयर वाला केस है, एयर वाला जो केस है, फोर्स इन द केस ऑफ एयर, तो जिसमें एयर के बीच में चार्जेस होंगे, बहुत जरूरी चीज है, बोर्ड पे सुनेंगे। तो मुझे बताओ एयर के बीच में जो फोर्स हो कितना होगा? बोलो, आप बोलोगे Q1 और बोलो 1/4 बस यहां पर किसकी परमिटिविटी आएगी? एयर की। किसकी परमिटिविटी आएगी? बोलो, फोकस करेंगे, किसकी परमिटिविटी आएगी? बोलो, एयर की। बाकी Q1 Q2 आर स्क्वायर सब सेम आएगा, लेकिन किसकी परमिटिविटी आएगी? बोलो, एयर की। पता है बच्चों, एयर की परमिटिविटी के लिए या तो आप एयर लिखें, लेकिन हमारी बुक्स क्या लिखती है ना, एयर की परमिटिविटी के लिए नॉट लगाती है। क्या लगाती है? बोलो, नॉट। ये नॉट का मतलब बता दूंगा बच्चों, जब नॉट हमेशा वहां होता है जहां कुछ नहीं होता। करिए कौन सी चीज है? नॉट वहां होता है जहां, नॉट का मतलब क्या है? ना बेसिकली। तो नॉट यहां पर डिनोट करा गया, मतलब सुन लीजिए बच्चों, एयर के लिए, मात्र एयर के लिए जो है ना परमिटिविटी का सिंबल क्या बनाएगा? एप्सिलॉन नॉट। क्या बनाएगा? बोलो। लेकिन बाकी किसी भी चीज के लिए लगाना है तो मुझे बताओ जरा फटाफट से, फोर्स इन द केस ऑफ वाटर, गीतांजलि फोर्स इन द केस ऑफ वाटर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 1/4 बस फर्क इतना सा आएगा कि परमिटिविटी वाटर की आएगी। किसकी परमिटिविटी आएगी? बोलो, वाटर की। और बोलो क्या आएगा? Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर। बच्चों इसमें मैं बोल रहा हूँ कूलम्स लॉ को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कूलम्स लॉ नहीं आया ना समझ में, मैं आगे आपको नहीं गिरा पाऊंगा चीजें। बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं कूलम्स लॉ को, और बच्चे क्या टीचर्स भी बहुत लाइटली लेते हैं, 10 मिनट में कूलम्स लॉ खत्म कर देते हैं। कूलम्स लॉ को समझना बहुत जरूरी है। आप लोगों को कुछ 1 घंटा लगे, लेकिन कूलम समझ में नहीं आया ना तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, पूरी 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 जो इलेक्ट्रो सेट चलने वाली है। तो मुझे बताओ लास्ट केस बोलो क्या है? लास्ट केस है ग्लास का। ग्लास के केस में कितना फोर्स होगा? बोलो। तो सर इतना ही तो फर्क आ रहा है, चार्ज वार सब सेम है, बस ग्लास की परमिटिविटी आ जाएगी। किसकी? बोलो। अब मुझे ना, मैं ये कहता हूं सर, मुझे ना बहुत क्लियरली देख के ही पता लग जाता है कि इन तीनों में से किसकी परमिटिविटी सबसे ज्यादा होगी। सर ज्यादा परमिटिविटी का मतलब बोलो क्या? जो ज्यादा एब्जॉर्ब करे। दिव्यांशी इधर, क्या लगता है कि इन तीनों में सबसे ज्यादा फील्ड को एब्जॉर्ब कौन करेगा? ग्लास। सॉलिड जैसा कुछ है, बोला है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा ग्लास, तो परमिटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? बोलो, ग्लास की। उसके बाद कौन करेगा? बोलो, वाटर। उसके बाद वाटर की होगी। और सबसे कम परमिटिविटी किसकी होगी? बोलो, एयर की। सबसे कम परमिटिविटी एयर का कहने का मतलब क्या है ऋषभ? कि वो सबसे कम फील्ड एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो मैं बोलूंगा सर, हम जानते हैं, ध्यान देना बच्चों, कि जो परमिटिविटी है ग्लास की वो सबसे ज्यादा है। किससे ज्यादा है? बोलो, वाटर से। ये इससे ज्यादा? बोलो, एयर से। एयर से बोल दो या फिर एप्सिलॉन नॉट बोल दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। नहीं आ रहा ना समझ में? तो मैं बोल देता हूं यहां पर एप्सिलॉन नॉट, दिस इज बेसिकली द परमिटिविटी ऑफ एयर। तो मुझे बताना जरा, अब बताओ जरा, इन फॉर्मूलों को फोकस करो, तीनों फॉर्मूलों को। मुझे बताओ सब कुछ सेम है कि नहीं? अरे देखो ये तीनों में है, फोकस करो भाई। ये 4 तीनों में है, बस इनमें फर्क ही परमिटिविटी का था। किसका? बोलो। अब जिसकी परमिटिविटी सबसे ज्यादा होगी उस केस में फोर्स सबसे कम मिलेगा। तो मुझे बताओ जरा, ग्लास के केस में जो फोर्स मिलने वाला है वो सबसे, क्योंकि परमिटिविटी उसकी सबसे ज्यादा है तो फोर्स उसका सबसे कम होगा। तो ग्लास के केस में फोर्स सबसे कम मिलेगा, उसके बाद वाटर में मिलेगा, और सबसे ज्यादा फोर्स बोलो किसमें मिलेगा? एयर में। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो मैं ये कहूँगा, हाँ सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। अब आपको एक टेबल मिल जाएगा, मान लो एक टेबल मिल जाएगा, उस टेबल में मान लो सबकी परमिटिविटी मिलेगी। आपको अलग अलग मीडियम्स बोल देंगे, लकड़ी बेसिकली बोल देंगे, माइका बोल देंगे। माइका बेसिकली एक तरह की शीट होती है, ठीक है। पेपर बोल देंगे, ग्लास बोल देंगे, पानी बोल देंगे, कैरोसिन ऑयल बोल देंगे, सबका परमिटिविटी मिलेगा। अब जब सबका परमिटिविटी मिलेगा तो क्या मतलब है? बोलो, किसी का हाई होगा, किसी का बोलो क्या होगा? लो। तुम्हें बस उससे क्या साइन लेना है?
जिसका परमिटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब बोलो क्या है, वो ज्यादा रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, मतलब उसमें फोर्स बेसिकली क्या लगता होगा, कम लगता होगा। अगर वो मीडियम प्लेस कर देंगे बीच में चार्जेस के तो फोर्स कैसा लगेगा, कम लगेगा। किसी का परमिटिविटी अगर कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। लॉजिक है सर, परमिटिविटी कम होने का मतलब वो रेजिस्ट कम करता है, फील्ड्स को पास होने देता है, उसको बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता। परमिटिविटी का मतलब समझना है, सारा खेल समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी आप कहेंगे सर हमने तो फॉर्मूला बस हमेशा यही पढ़ा है 1/4πε0 अगर हमने थोड़ा देखा हुआ स्कूल से या किसी वीडियो से, तो सर बात सिर्फ इतनी सी है कि सबसे ज्यादा केसेस हम क्वेश्चंस में कौन से पढ़ने वाले हैं, एयर वाले। तो आपको एक जनरल फॉर्मूला याद करवाए थे कि भैया एयर के केस में पढ़ने वाला सब कुछ, तो 1/4πε0 Q1 Q2 में क्या r², बट जनरलाइज फॉर्मूला है 1/4πε Q1 Q2 में क्या r², वेयर द एप्सिलॉन डिनोट्स द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इफ इट इज एयर तो यहां पर एयर की परमिटिविटी आएगी, इफ इट इज ग्लास तो ग्लास की, इफ इट इज वाटर तो वाटर की, इफ इट इज माइका शीट तो माइका की आएगी, बेसिकली कुछ और चीज है तो केरोसिन की है तो केरोसिन की आएगी, उसके अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? तो भैया फाइनल कंक्लूजन पे ये पहुंचा मैं तो भाई कि मैं तो ये समझा एक बात को कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितनी चीजों पर डिपेंड करता है, चार चीजों पे। दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे, एक उनके बीच की दूरी पे, और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम पे। क्लियर हुआ? और मैंने यहां पर फॉर्मूला बनाया 1/, या मीडियम की परमिटिविटी आएगी, ये फोर्स इन मीडियम आएगा, और बोलो क्या आएगा? क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? ये एप्सिलॉन हम क्या बोलो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर एयर है तो एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, वाटर है तो वाटर लिख देंगे, केरोसिन है केरोसिन लिख देंगे, ग्लास तो ग्लास के लिख देंगे। मिलेगी, चिंता मत करिए, परमिटिविटी आपको मिलेगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्का श्योर हो? हाँ बोलो। ये बिल्कुल कांस्टेंट है, ये बिल्कुल कांस्टेंट है, ये जो है ना ये कांस्टेंट है। आपको ना फॉर्मूला कुछ ऐसे भी देखने को मिला होगा, F में K Q1 Q2 में r², वो बताने वाला हूं, लेकिन ये पूरा कांस्टेंट ही है, ये कांस्टेंट ही है। जैसे कि ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, अभी सिखाते हैं आप लोगों को, लेकिन अब तक जो मैंने तुम्हें बताया पहले उतने को ओके करो कि हाँ सर ये वाली बात सारी समझ में आती है। क्लियर है कि नहीं? सोच लो 2 मिनट, तसल्ली से देख लो इसको, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से देख लो इसको। आ गया रिजल्ट? क्यों घबरा रहा है फिर इतना? गुचड़ मुचड़ हो गया क्या? दिख रहा है ना साहब? शिवांश आ गया समझ में? लिया लिया। अच्छा, अब अगली बात करें या नोट करोगे? नोट तो घर से कर लोगे, पीडीएफ आज भेज दूंगा सारी, पक्का आज भेजूंगा सारी चीजें, सारा पिक्चर बराबर कर दूंगा। मैं थोड़ा सा यार इस हफ्ते व्यस्त हूँ बहुत ज्यादा, बस भेज दूंगा। लेकिन बच के जाना आराम से। हाँ बच्चों, बस 5 मिनट और लूंगा, कुछ और बात बताऊंगा लेकिन बड़ी जरूरी सी, उसके बाद फिनिश करेंगे। समझ में आता है लेकिन यहाँ तक कूलम्स लॉ का पूरा पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? परमिटिविटी में डाउट तो नहीं है? सब बताऊंगा, यूनिट डायमेंशन सब आने वाला है, चिंता मत करो। हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे स्टार्टिंग में, पेस थोड़ा बाद में बढ़ाएंगे, स्टार्टिंग में पेस नहीं बढ़ाएंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा कर लेंगे फिर पेस बढ़ाएंगे, तुम देखना इजीली। अभी तक समझ में आ गया यहाँ तक का? चलो अब एक बात और बताते हैं। अभी किसी ने पूछा था थोड़ी देर पहले कि सर वो कांस्टेंट वाली बात है ना, तो वो अब आई। पहले यहाँ तक की बात क्लियर होती है, अब अगली बात सुनो। हाँ नहीं दोस्त को भी ये फॉर्मूला समझ में आ गया अब? तो जो आप लोग सुनते हैं ना 1/4πε0 Q1 Q2 r², उसमें चीजें कहां रखी होती है? एयर में। कहां रखी होती है? इसलिए वो मीडियम में परमिटिविटी किसकी ले रहा है? बोलो एयर की। क्लियर हो रहा है? चलो अभी सुनो, आओ भाई। अब एक बहुत जरूरी चीज अब करते हैं। सर ये परमिटिविटीज निकली कैसे होंगी ना, पता कैसे लगाओ किसकी कितनी परमिटिविटी है ना? तो मैं कुछ बताऊंगा, समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो समझ याद कर लीजिएगा उस चीज को। मैंने तुम लोगों को ये बोला, अगर अब तुम्हें कोई ये बता दे कि भैया इतना चार्ज रखा है 1 कूलम का
इधर प्लस 1 कूलम का माइनस 1 कूलम का, या मान लो दोनों ही प्लस 1 कूलम के हैं, दूरी मान लो इनके बीच की 2 मीटर की है, मतलब Q1 Q2 भी दे दिया और बोलो क्या दे दिया, R भी दे दिया। और सोचो तुम्हें परमिटिविटी भी दे दी गई, जो भी मीडियम है उस फलाना परमिटिविटी भी दे दी गई। तो मुझे बताओ जरा, Q1 पुट करा, Q2 पुट करा, R पुट करा, परमिटिविटी पुट करी, 4 पाई तो कांस्टेंट है, बोलो फोर्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर, उसको प्रॉब्लम थोड़ा है सर, बोलो है कि नहीं? ये तो काम तो बस इतना ही पता होना चाहिए तुम लोगों को, लेकिन बात थोड़ी सी और अंदर की भी करते हैं कि एक्चुअली में परमिटिविटीज निकली कैसे होंगी। तो बच्चों मुझे बस ये बताओ, अगर मैं इन एयर की बात करूं तो एयर के केस में जो फोर्स आएगा कितना आएगा जरा बताओ? तो आप लोग बोलोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बात ये है बच्चों, सबसे पहले इसके बारे में पता कैसे लगा होगा कि ऐसा कोई कांस्टेंट सच में एग्जिस्ट कर रहा है? कूलम्स जब कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, बच्चों ध्यान सुनना मुझे बताने वाला हूं, हंसो मत इसमें। कूलम्स को शुरू में सिर्फ इतना पता लगा था चार्जेस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, और दूरी पर बोलो कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। मीडियम के बारे में कोई उसको जानकारी नहीं थी, लेकिन उनको एक चीज देखने को मिली कि जब वो मान लो 1 कूलम का चार्ज ले रहे हैं, मान लो फिर 1 कूलम का चार्ज ले रहे हैं, दूरी मान लो उन्होंने दूरी 1 मीटर की ले ली, और समझाने के लिए बेसिकली मैं वैल्यूज ऐसी ले रहा हूं, ठीक है? तो उन्होंने Q1 Q2 और R स्क्वायर को पुट करा होगा, कैलकुलेशन करा होगा, Q1 Q2 R स्क्वायर पे सब कुछ कैलकुलेशन करा होगा, और आंसर निकल के आया होगा। लेकिन जो उनको कैलकुलेशन से मिल रहा था, सुनिए, क्योंकि उनके पास तो फॉर्मूला तब तक बोलो क्या था, Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। और जब वो इसमें सारी वैल्यू पुट कर रही हैं तो आंसर कितना निकल के आना चाहिए? 1 न्यूटन। कितना आना चाहिए बोलो? उनको तो लग रहा है 1 न्यूटन आंसर आना चाहिए, बट प्रैक्टिकली तो दिखेंगे ना वो अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते, तो उसको रीड कर लेंगे कितने से अट्रैक्ट हुआ, कितने से रिपेल हुआ। जो मुझे फोर्स मिला वो कितना मिला तुम लोगों को पता है? जो एक्चुअल फोर्स मिला उस केस में वो मिला मुझे 9 × 10⁻9 न्यूटन्स। कितना मिला? 9 × 10⁻9 न्यूटन। कितना सोच रहे थे कूलम्स सोच रहे थे मिलेगा 1। क्यों 1 मिलेगा? क्योंकि दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट कितना है, 1 × 1 1 आएगा, R भी 1 है, तो भैया उनको लग रहा था, एक्सपेक्टेड था कि 1 आएगा, बट मिला कितना? 9 × 10⁻9। इससे उन्हें क्या समझ में आया कि इन दोनों के, इन तीनों चीजों के अलावा जो भी यहां पर कांस्टेंट है उसी का वैल्यू कितना होगा? क्लियर हुआ? तो उन्होंने इस कांस्टेंट को बेसिकली, चाहो तो तुम्हारी बुक्स में या कहीं पर आपको ना इसको k करके डिनोट कर देते हैं और इसका वैल्यू बोल देते हैं 9 × 10 की पावर क्या बोलो? 9। समझते हैं इस बात को, थोड़ा सा सुनते चलिएगा तभी आएगा। आपने फोकस हटाया टॉपिक से बाहर जाओगे बच्चों। तो मैंने बोला कि भैया ये वाला वैल्यू ना उनको एक न्यूटन ना मिलके बस 1 क्यों मिलना चाहिए नितिन? क्योंकि 1 कूलम है, दूरी R है, तो भाई R भी एक ही है, तो 1 × 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर, तो मिलना कितना चाहिए था? 1। लेकिन मिला कितना? 9 × 10⁻9। इसका मतलब सर इस प्रोपोर्शनैलिटी के बाद में जो भी कांस्टेंट आया होगा उसी का वैल्यू कितना होगा? बोलो सही कह रहा हो कि नहीं कह रहा? जो भी कांस्टेंट आया होगा उसी का वैल्यू बोलो क्या होगा? 9 × 10�9। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लक्ष्य को नहीं हुआ क्लियर? तो मेरे को एक बात था बच्चों, इसी को चाहे तुम के बोल दो, क्या बोल दो? बोलो के, हर्ष नहीं है बस उनमें। और मैं बोलूंगा फोर्स का फॉर्मूला, बोलो क्या बन जाएगा? के। लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि जो ये k है बच्चों, फोकस करेंगे, जो ये k यानी जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसी का वैल्यू बोलो क्या है? 9 × 10 की पावर क्या बोलो? 9। और सुनिएगा कुछ बहुत जरूरी बातें करने वाला हूं। अब एप्सिलॉन नॉट कितना निकल के आएगा? 1/4 पाई। और देखो ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेने की, सर पता नहीं अब कहां चले गए। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि आपको बस क्या पता होना चाहिए, उससे सारे काम बन जाने। बातें मैं सारी करूंगा क्लास में, लेकिन लास्ट में बता भी दूंगा, सिर्फ इतना पता होगा, सारे काम बन जाएंगे, समझ में भी आ जाएंगी चीजें। तो बच्चों ये कितना कैलकुलेट करा उन्होंने? जब उनको मिला कि ये पूरा वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 है, तो इससे वो परमिटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो कितना है बोलो? 4 × में 3.14 × 9 × 10 की पावर क्या बोलो? 9। जब उन्होंने इसको सॉल्व कराना तो वैल्यू निकल के आया 8.85 × 10 की पावर -12। यूनिट्स पे भी नहीं जाऊंगा, यूनिट्स बताऊंगा इसके बाद, लेकिन आप वैल्यू पे फोकस करिए। इसका परमिटिविटी यानी वैक्यूम का परमिटिविटी का वैल्यू कितना होता है? 8.85 × 10 की पावर क्या? -12। अच्छा मुझे ये बात हो सचिन, किसी और मीडियम का परमिटिविटी उन्होंने कैसे कैलकुलेट करा होगा? कैसे करा? हंसी यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करा होगा? सर उन्होंने क्या करा होगा? इन्हीं 1 कूलम के चार्जेस को लेके गए होंगे, बोलो दूरी भी R एक ही रखी होगी और पानी में रख दिया होगा। कहां रख दिया होगा बोलो? एक्सपेक्टेड कितना है बोलो? 1। एक्सपेक्टेड कितना बोलो? Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर का वैल्यू 1 आना चाहिए, लेकिन उनको इस बार 1 नहीं मिला, और ये भी नहीं मिला 9 × 10 की पावर 9, क्योंकि आपको पता है कि परमिटिविटी बदल चुकी है, तो ये पूरे कांस्टेंट वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी। क्या होगी बोलो?
इसलिए कह रहा हूं ये कांस्टेंट वैल्यू सिर्फ तब है जब बोलो क्या हो, एयर हो। जब बोलो क्या हो, एयर है, तो आपको पता है परमिटिविटी का वैल्यू ये होता है, और उसके लिए पूरा कैलकुलेशन कितना आता है बोलो, 9 × 10 की पावर क्या, 9। उल्टा याद कर लो, चाहे सुनते रहो मेरी बातों को, चाहे उल्टा याद कर लो कि मुझे पता लग गया, किसी ने बता दिया एयर का परमिटिविटी इतना होता है, एयर का परमिटिविटी, और जब एयर का परमिटिविटी जब इतना रखोगे और पाई रखोगे और 4 रखोगे और पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये कांस्टेंट का वैल्यू निकल के आता है 9 × 10 की पावर क्या बोलो, 9 निकल के आता है। क्या निकल के आता है ना, 9 × 10 की पावर। लेकिन क्या हर एक मीडियम में ये कांस्टेंट 9 × 10 की पावर 9 होगा क्या? क्योंकि हर एक मीडियम का परमिटिविटी बोलो क्या है, अलग, तो वो कांस्टेंट भी क्या आएगा बोलो, अलग। इसलिए रटना नहीं है। क्या समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा केसेस 99% तो किसके आने वाले बोलो, एयर के। तो एयर के लिए मैं सब कुछ याद करूंगा, एयर की मैं परमिटिविटी भी याद करूंगा, और उस परमिटिविटी को पुट करने के बाद, क्योंकि यहां पर उसको पुट करूंगा, पाई को पुट करूंगा, 4 को पुट करूंगा, तो पूरा जो कैलकुलेशन आएगा जिसको मैं के बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं बोलो, के, उसका वैल्यू भी याद करूंगा, जो के का वैल्यू है कितना बोलो, 9 × 10⁻⁹। इज दैट फाइन टू यू और नॉट? कि दैट whenever air is the medium, we know the formula 1/4πε0 Q1 Q2 by में क्या, r²। we know of silent नॉट, यस सर जानते हैं, 4 भी जानते हैं, पाई भी जानते हैं, वैसे पुट करके कैलकुलेट कर लो चाहे, लेकिन मुझे पता है इसका डायरेक्ट आंसर कितना आता है, 9 × 10 की पावर 9, और ये मेरे को एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स के थ्रू पता लगा है। अब जैसे कि मैं वैसे तुम्हें जनरल बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों को समझने में बहुत अच्छा लगता है कि चीजें पता लग जाए, किसी और मीडियम की परमिटिविटी भी ऐसी ही निकली होगी, क्योंकि उन्होंने इन्हीं चार्जेस को जाके रख दिया होगा उस मीडियम में, तो वैल्यू उनकी इतनी ना आके, सोचो वाटर के केस में कितनी आ गई होगी, वाटर के केस में कुछ और वैल्यू आ गई होगी, मान लो आ गई होगी 12 × 10 की पावर 8 करके कुछ आ गई होगी। अब आनी चाहिए थी 1, लेकिन इतनी आ गई, इसका मतलब उसका 1/4πε का कैलकुलेशन किसके बराबर है, इसके बराबर है, और वहां से उन्होंने उसका एप्सिलॉन कैलकुलेट कर लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है? और उसका एप्सिलॉन इतना तो पक्का है, एयर से तो ज्यादा आएगा, एयर से तो, क्योंकि हर मीडियम की परमिटिविटी एयर से तो ज्यादा होगी, चाहे वो कोई सी भी चीज हो, चाहे ग्लास हो, चाहे पानी हो, चाहे कैरोसिन हो, एयर से तो ज्यादा होगी, बिकॉज एयर से तो ज्यादा ही एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको इतना नहीं सोचना कि हाउ वी कैलकुलेट, हाउ वी फाइंड द परमिटिविटीज ऑफ द मीडियम्स। सर कुछ नहीं करना है इतना, बस इतना याद रखिए कि एयर का परमिटिविटी सर मुझे पता है। बच्चों किसका पता है बोलो, एयर का। कैसे निकाला वो समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो कोई टेंशन वाली बात, सिर्फ इतना पता होना चाहिए एयर का परमिटिविटी इतना होता है। और इस परमिटिविटी को जब यहां पुट करूंगा, 4π सॉल्व करूंगा, तो मेरा आंसर निकल के आएगा। तो मैंने भैया एक कंक्लूजन बना लिया अपना। अब क्या बना लिया बोलो, मैंने एक कंक्लूजन बनाया। हाँ भाई, मैंने क्या बोला था, क्या समझना है भाई? अगर ये 2 बातें तुम्हें समझ में आ गई है तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। कौन सी बातें? एक तो ये कि भैया 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है सर, 4 चीजों पे। 2 चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे, उनके बीच की दूरी पे, और चौथी चीज मीडियम पे। सर ये कैसे चारों पैरामीटर्स फॉर्मूले से रिलेट है? तो हमने बोला सर फॉर्मूले में तो रिलेट है 1/4πε Q1 Q2 बाय में क्या, r²। लेकिन क्योंकि जनरली सबसे ज्यादा केसेस में किसकी बात होने वाली, एयर की। चार्जेस आर ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन द एयर्स, एयर ही रखने वाले हैं। तो सर मैं बोलूंगा मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा सब बच्चे, फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4πε0। और बच्चों सुनो मेरी बात ध्यान से, वो तुम लोगों को चार्जेस तो देगा ही देगा, दूरी भी देगा। और सर ये अगर कुछ भी ना देना, इसके अलावा कुछ नहीं दे रहा, चार्जेस दे रहा है, दूरी दे रहा है, तो सर मैं बस इतना याद रखूंगा कि जो परमिटिविटी है एयर की, जो परमिटिविटी बोलो किसकी है बोलो, एयर की। ये मैंने याद कर ली है भाई, परमिटिविटी एयर की होती है 8.85 × 10 की पावर कितनी। और जब मैं उसको यहां पुट करूंगा, पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 1 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे को जो पूरा कैलकुलेशन मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, 9 × 10⁻⁹। तो क्यों ना भैया मैं एग्जाम में नहीं करूंगा ये काम कि एग्जाम में जाके इसको पुट करूंगा, पाई को फिर सोल्व करूंगा, मैं याद कर लूंगा कि एयर के केस में तो फिक्स हो गया भैया, इसको पुट करना है और वैल्यू निकल गया कितना आएगा, 9 × 10⁹। मन की तसल्ली करनी है, घर जाके कर लेना कैलकुलेट, लेकिन आएगा इतना ही। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं बोलता हूं जब एप्सिलॉन नॉट इतना होता है तो 1/4πε0 का जो वैल्यू है वो तुम्हें बस मैं बताना चाह रहा हूं कि वो वैल्यू कितना है बोलो, वो वैल्यू कितना है, 9 × 10 की पावर। तो इस पूरी वैल्यू को याद रखिए, इसको तुमने के बोल दिया है। क्या बोल दिया बोलो, क्लियर हुआ कुछ? लेकिन अगर कुछ और आया कनिष्का, अगर कुछ और आया बच्चों प्लीज, अगर वाटर आया तो वाटर के केस में फोर्स कैसे निकलेगा? अब मुझे बताओ बच्चों, क्या तुम इसको 9 × 10⁻⁹ ले सकते हो? क्योंकि सर वो किसके लिए कैलकुलेट हुआ है, एयर के लिए। एयर की परमिटिविटी को पुट करने के बाद 1/4πε0 का कैलकुलेशन 9 × 10⁻⁹ है। लेकिन वाटर की परमिटिविटी पुट करूंगा तो कुछ और आएगा, और अब कहीं से वो कहां से मिलेगी मुझे? सर वो एग्जामिनर देगा, आपकी टेंशन नहीं कि तुम सोचो मेरे को सबकी याद करनी है, नहीं सर, सिर्फ किसकी याद करोगे, सिर्फ किसकी परमिटिविटी याद करोगे, एयर की। इसके अलावा किसी की भी परमिटिविटी आपको याद नहीं करनी है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, मुझे फटाफट से बताओ।
पक्की बात है। तो क्या होगा, तुम्हें वो एग्जामिनर चार्जेस भी देगा और इस बार, हाँ भाई, इस बार वो तुम्हें वाटर की परमिटिविटी भी देगा। जब वाटर की परमिटिविटी मिल जाएगी तो यार ये पाई है 4 है तो कैलकुलेट हो जाएगा ना, पहले पुट कर देंगे। बस मैंने एक का याद कर लिया, एक का फिक्स याद कर लिया, बिकॉज मुझे पता है एयर सबसे ज्यादा आने वाला है, तो क्यों ना यार उसको याद ही कर लूँ। अब बाकी कोई और मीडियम आएगा तो उसकी परमिटिविटी देगा, कैलकुलेशन कर लूंगा। अब हुआ क्लियर कुछ? एयर की भी देता है, कांस्टेंट सारे देता है, लेकिन मैं बस तुम्हें जनरल तरीके से बोल रहा हूँ कि आप याद रखिए उसकी। अच्छा, एक छोटी सी बात और, यहां तक सारा मुद्दा क्लियर हुआ। अच्छा, मैं अगर एक बात लिखूं कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, जल्दी तो नहीं हो रहा ना, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एयर और वैक्यूम। अच्छा, एयर और वैक्यूम ना दोनों साथ में इस्तेमाल हो सकते हैं बच्चों, ये एयर और वैक्यूम के साथ में बोल के चलते हैं। तो मैंने कहा कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी जो होगी ना, वो हमेशा एयर और वैक्यूम से बोलो क्या होगी, ज्यादा होगी। मींस ऑलवेज, दैट इज हर मीडियम की परमिटिविटी एयर की परमिटिविटी से बोलो क्या होगी। क्या ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं? क्योंकि लॉजिकली समझ में आता है सर, एयर के केस में ही सबसे कम फील्ड एब्जॉर्ब होने वाली है, बाकी हर केस में उससे तो ज्यादा ही होगी। तो इस वैल्यू से कम, बच्चों इधर, इस वैल्यू से कम परमिटिविटी किसी की भी, सबसे लीस्ट परमिटिविटी किसी मीडियम की है तो एयर की, और वो इतनी ही है। बाकियों की वैल्यू इससे बड़ी ही मिलने वाली है। इससे बड़ी कैसी होंगी बताओ, इससे बड़ी कैसी होंगी, इससे बड़ी बताइए। बड़ी है ये 10 की पावर -11 बड़ा हो जाएगा, ये तो मानते हो ना, क्योंकि 11 12 सर कैसी बात कर रहे हो, 10 की पावर -11 बड़ा नंबर है 10 की पावर -12 से। तो भैया वाटर की परमिटिविटी इतनी हो सकती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन। तो मुझे बताओ यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलो भाई फटाफट से। देखो, वैक्यूम की कहीं ना कहीं एयर से भी कम होती है, लेकिन इतना छोटा सा फर्क होता है इनकी वैल्यूज में कि हम एयर और वैक्यूम आपके लेवल पे बिल्कुल सेम मान के चलते हैं। मतलब हम ज्यादा फर्क इसमें करते नहीं है, और आपके लेवल के नीट और जेई तक भी हम इन दोनों को सेम ही मान के चलते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि बहुत माइनर सा चेंज आता है, एयर के अंदर भी इतने ज्यादा पार्टिकल्स नहीं होते कि उसको ज्यादा रेजिस्ट कर सके। क्लियर हुआ? तो अगर तुम लोगों को, रोकूंगा मैं यहां पर चीजों को, रोकूंगा मैं चीजों को, लेकिन मुझे बस तुम इतना बताओ कि तुम लोगों को कूलम्स लॉ में दो बातें बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। पहली चीज, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा सर? दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे, एक उनके बीच की दूरी पे, और एक सर मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मीडियम की परमिटिविटी पे। सर ये क्या होता है परमिटिविटी? तो मैंने कहा फॉर्मूला तो ये कह रहा है कि ज्यादा परमिटिविटीज होने पर फोर्स क्या लगेगा? कम। लेकिन इसका लॉजिकल एस्पेक्ट क्या है? लॉजिकल एस्पेक्ट ये है सर, ज्यादा परमिटिविटी होने का मतलब है कि वो मीडियम ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, बहुत बढ़िया, फील्ड को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो फोर्स अपने आप क्या हो जाएगा? कम। तो लॉजिकली भी मुझे इसका रीजन पता है कि ज्यादा हाई परमिटिविटी फोर्स कम क्यों होता है, वो नीचे रखा गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब जिस मीडियम की बात करेगा मुझे बस क्या करना है, उसकी परमिटिविटी को पुट करना है और फोर्स निकाल लेना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बात करनी है। और मैंने एक के लिए याद कर लिया, बस एक के लिए। किसके लिए? बोलो एयर के लिए, कि एयर का परमिटिविटी इतना होता है, उसकी कैलकुलेशन करने पे इतना वैल्यू आता है। बाकियों के लिए क्या करना है? बाकियों का एग्जामिनर देगा, उसके हिसाब से काम करेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से। बस अरे बहुत सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ +5 कूलम एंड +10 कूलम separated by a distance of 2 units between या in air medium। जल्दी से करना, आंसर क्या आएगा? ऐसे आएगा क्वेश्चन। दो चार्जेस है 5 कूलम, 1 कूलम 10 कूलम, सेपरेटेड है 2 यूनिट्स की दूरी से, एयर के बीच में। किसके बीच में? एयर के बीच में। कितना फोर्स लगेगा फटाफट से बताओ। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने अब साइलेंट नॉट पुट करके पूरा कैलकुलेट करा या सीधा इसका वैल्यू रख दिया?
बहुत अच्छे, क्योंकि इसका याद कर रखा है। लेकिन हर्ष, अगर कोई और मीडियम आए तो वो लिखा हुआ है तो सीधा पता नहीं है, फिर तो भैया उसको वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका पता है, बस कहीं हर बार अंधे की तरह तरीके से लगे हो 9 × 10 की पावर 9, वो सिर्फ किसके लिए बोलो, एयर के लिए है। अब समझ में आ गया उस कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस जो है। इनटू में बोलो क्या 5, इनटू में बोलो क्या 10, दूरी बोलो क्या 2 का स्क्वायर। यार हो जाएगा ना। अब इसके लिए तो लगता नहीं कुछ बताना चाहिए। नाजिर नहीं आया समझ में? पक्का? आपको नाम भूल गया फिर से, अनामिका, क्लियर हो गया? रचित, डाउट है कुछ? हाँ बस भेज ही रहे भाई। ए क्लास, इसका मैं पीडीएफ तुम लोगों को भेज रहा हूं, लेकिन ये सारी बातें क्लियर हो चुकी है ना? घर जाके पूरे टॉपिक को दोहराइएगा। कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में होने वाले हैं। आज टॉपिक कराए, नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल्स करेंगे। शिवांश क्लियर है? अभी टाइम नहीं बचा है, नेक्स्ट क्लास करेंगे। बताऊंगा सब, मैं डायमेंशन वगैरह सब बताने वाला हूँ, लेकिन एकदम से ज़्यादा हो जाएगा, भूल जाएंगे सारी चीज़ें। लॉ तो क्लियर हो गया ना? बस ठीक है, मेन अभी मुद्दा समझो। बड़ी चीज़ नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके बाद न्यूमेरिकल्स कराऊंगा कल। चलिए आज इतना ही करेंगे बच्चों। ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए, अगर रिजल्ट आने वाला है तो ठीक है।